एपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी की 1 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। सुहाग की लंबी उम्र की कामना लिए सुहागनों ने आज वट सावित्री का निर्जला व्रत रखा। वट वृक्ष के नीचे महिलाओं ने कच्चा सूत लपेटकर अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना की। 16 श्रृंगार में सजी महिलाएं दुल्हन की तरह मंदिर पहुंची, जहां उन्हें सत्यवान और सावित्री की कथा सुनी। एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सुहाग सामग्री का आदान प्रदान भी किया। भिलाई के मंदिरों और पार्कों में सुबह से ही वट वृक्ष के नीचे महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। कथा के अनुसार सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस मांगे थे और अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें पुनर्जीवित कराया था। तभी से इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा, परिक्रमा और चने का प्रसाद चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। आस्था, प्रेम और समर्पण का ये पर्व आज भी उसी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। मन में देशभक्ति का जज्बा हो तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल प्रथम बटालियन के आरक्षक राजेंद्र कुमार वर्मा ने। राजेंद्र वर्मा की सोच और मेहनत ने 150 युवाओं की जिंदगी बदल दी। उनकी फ्री कोचिंग से आज ये युवा पुलिस, पैरामिलिट्री और आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नहीं, बेरोजगार युवाओं का भविष्य संवारने के लिए उन्होंने 50 लाख का लोन लेकर एक निःशुल्क डिफेंस अकादमी तक खोल दी। ड्यूटी के बाद अपने खाली समय में युवाओं को फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं। कराटे में ब्लैक बेल्ट और 27 साल के अनुभव के साथ वे अब तक 10,000 से ज्यादा जवानों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। वर्तमान में प्रथम बटालियन में पदस्थ राजेंद्र वर्मा DIG राजेश कुकरेजा के मार्गदर्शन में युवाओं को तैयार कर रहे हैं। पिछले 4 सालों से सेना के रिटायर्ड जवान पी दिलेश्वर राव भी इस मिशन से जुड़े हैं। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि देशभक्ति का एक आंदोलन है। दुर्ग नगर निगम में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। महापौर अलका बागमार ने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए 3 अधिकारियों को अपने चैम्बर में तलब किया। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में तीखी समीक्षा और सवाल जवाब का दौर चला। बताया जा रहा है कि इस दौरान अधिकारियों को चैम्बर से बाहर नहीं आने दिया गया। तो स्थिति तब और गंभीर हो गई जब अधिकारियों के बाहर न आने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की सूचना ने इस पूरे मामले को और सियासी रंग दे दिया। दरअसल महापौर लंबे समय से अधिकारियों की कार्य प्रणाली से नाराज चल रही थी। एक दिन पहले ही उन्होंने खुले मंच से अफसरों पर जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। अब वही नाराजगी एक्शन में तब्दील होती नजर आई। इस घटना को नेतृत्व बनाम अफसरशाही की टक्कर के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह शक्ति सिस्टम में सुधार लाएगी या फिर टकराव और बढ़ेगा। दुर्ग जिले में पिछले 3 दिनों से पेट्रोल और डीजल को लेकर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सुबह से लेकर देर रात तक पेट्रोल पंपों पर सैकड़ों की संख्या में वाहन चालकों की भीड़ देखी जा रही है। छोटे से लेकर बड़े वाहन तक हर कोई अपनी जरूरत से ज्यादा ईंधन भरवाने में लगा हुआ है। दरअसल यह स्थिति पेट्रोल की कमी की अफवाह के बाद पैदा हुई। लोगों को डर है कि आने वाले दिनों में जिले में ईंधन का संकट गहरा सकता है। हालांकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन अफवाहों के चलते लोग खुद ही परेशान हो रहे हैं और दूसरों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। इसी वजह से कुछ पेट्रोल पंप में अस्थायी रूप से स्टॉक खत्म हो गया है और संचालक अब नए फ्यूल टैंकर का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सामान्य रूप से ही ईंधन भरवाएं। दुर्ग के हिंदी भवन के सामने सैकड़ों की संख्या में एकत्र हुए बैंक पीड़ितों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बैंकों द्वारा जरूरत से ज्यादा ऋण बांटे गए, जिनकी वसूली अब आम जनता पर दबाव बनाकर की जा रही है। उन्होंने कहा कि जबरन रिकवरी, मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे कई परिवार संकट में हैं। आंदोलनकारियों ने 6 सूत्रीय मांगे रखी, जिनमें ऋण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और जबरन वसूली पर रोक लगाने की मांग प्रमुख है। इसके साथ ही BCDC को लेकर भी सवाल उठाए गए, जिनमें इनकी पारदर्शिता और नियंत्रण को लेकर जवाब मांगा गया है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर।
छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी गौतम इससे पहले प्रभारी डीजीपी के तौर पर कार्य कर रहे थे। उनकी गिनती प्रदेश के अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारियों में की जाती है। यूपीएससी की तैयारी के दौरान पहली बार असफलता मिलने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से एमफिल करने के बाद उन्होंने दोबारा प्रयास किया और आईपीएस बने। अपने करियर में वे 7 जिलों में एसपी रह चुके हैं। अब बतौर डीजीपी उनकी नियुक्ति को प्रदेश में एक अहम प्रशासनिक निर्णय माना जा रहा है। राजधानी रायपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार मिलावटखोरों पर शिकंजा कस रहा है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और नियंत्रक दीपक कुमार अग्रवाल के निर्देशन पर विभाग की टीम ने लालपुर थोक फल बाजार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तरबूज के 2, अनार का 1, आम का 1 और मौसमी का 1 नमूना लिया गया। इन सभी नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला में भेजा गया है। कार्यवाही के दौरान बाजार में लगभग 40 किलो सड़े गले फल पाए गए, जिन्हें तुरंत विनष्ट कर दिया गया। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत आगे की कार्यवाही की जाएगी। विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय सतर्क रहें और संदिग्ध सामग्रियों की सूचना तुरंत दें। छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम अब देश भर के लिए रोल मॉडल बनकर उभर रहा है। भारत के सचिव नरेंद्र भूषण ने राज्य के पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग द्वारा किए गए डिजिटल सुधारों की सराहना की। 2 दिवसीय दौरे के दौरान मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों ने पिछले 2 वर्षों के नवाचारों और नागरिक सेवाओं में सुधार की जानकारी दी। इसमें ऑटोम्यूटेशन, एंड टू एंड डिजिटल रजिस्ट्री और नेक्स्ट जनरेशन रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। नवा रायपुर स्थित स्मार्ट पंजीयक कार्यालय का निरीक्षण करते हुए सचिव ने कहा कि यह मॉडल पारदर्शी, सरल और समयबद्ध सेवाओं का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने संकेत दिया कि इस मॉडल का राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का विचार किया जा रहा है। बालोद जिले के तांदुला नदी के पुनर्जीवन को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। तांदुला जलाशय के पास देव उतराई मैदान में इको रिवर फ्रंट परियोजना के तहत ड्रोन सर्वे की शुरुआत की गई है। परियोजना में आईआईटी भिलाई के विशेषज्ञ आधुनिक तकनीक के जरिए नदी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। करीब 3 किलोमीटर क्षेत्र में नदी के जल प्रवाह, तट संरचना, जल गुणवत्ता और जैव विविधता का विश्लेषण किया जाएगा। इसके आधार पर एक वैज्ञानिक और व्यवहार योजना की तैयारी की जाएगी, जिससे नदी को स्वच्छ, संतुलित और आकर्षक बनाया जा सके। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में इस पहल की शुरुआत की गई, जिसे आने वाले समय में प्रदेश के लिए एक मॉडल प्रोजेक्ट माना जा रहा है। कोरबा कटघोरा मार्ग पर स्थित जेल गांव नेशनल हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनट में पूरी कार जलकर खाक हो गई। कार में भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री के भाई डॉक्टर विवेक महतो समेत 3 लोग सवार थे। उन्होंने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही सीएसईबी की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार पूरी तरह जल गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। नीदरलैंड के द हेग में आयोजित भारतीय समुदाय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम ने कहा कि यहाँ लोगों का उत्साह देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वे भारत के किसी उत्सव में शामिल हों। उन्होंने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि डच समाज और अर्थव्यवस्था में भारतीयों का योगदान बेहद अहम है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर निर्माण और तकनीकी विकास का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि भारत तेजी से ग्लोबल इनोवेशन हब बन रहा है और यूरोप में एंट्री के लिए नीदरलैंड एक अहम गेटवे साबित हो सकता है। पीएम ने वैश्विक चुनौतियों पर चिंता जताते हुए कहा कि दुनिया महामारी, युद्ध और ऊर्जा संकट से जूझ रही है। इस दौरान ऐतिहासिक पहल के तहत नीदरलैंड ने 11वीं सदी की ऑन मंगलम कॉपर प्लेट्स भी भारत को लौटाई, जो राजा राजचोल प्रथम के समय की मानी जाती है।
पश्चिम बंगाल में कथित अवैध मदरसों के खिलाफ राज्य सरकार बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। सरकार ऑपरेशन सफाई के तहत ऐसे सभी मदरसों की पहचान कर उन्हें बंद करने की योजना बना रही है जो बिना सरकारी मान्यता के चल रहे हैं। बीजेपी विधायक सजल घोष ने इसे पार्टी के एजेंडे का हिस्सा बताया और कहा कि यह कार्रवाई किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है बल्कि अवैध संसाधनों के खिलाफ है। वही विधायक अर्जुन सिंह ने सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को लेकर भी बयान दिया है, इससे विवाद और गहरा गया है। इस बीच रितेश तिवारी का भी बयान चर्चा में है जिसमें उन्होंने कहा कि वे केवल उन्हीं के लिए काम करेंगे जिन्होंने उन्हें वोट दिया है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन इस मुद्दे पर राज्य में राजनीतिक और सामाजिक बहस को तेज कर दिया है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। ममता बनर्जी ने कालीघाट स्थित अपने आवास पर पार्टी की अहम बैठक बुलाई, जिसमें चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी शामिल हुए। बैठक में पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि पार्टी जल्दी फिर मजबूत होगी। हालांकि उन्होंने पार्टी छोड़ने की सोच रहे नेताओं को साफ संदेश दिया कि जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। ममता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस कभी झुकेगी नहीं और कार्यकर्ताओं से पार्टी दफ्तरों के पुनर्निर्माण और संगठन को मजबूत करने की अपील की। बताया जा रहा है कि चुनाव परिणाम के बाद कई नेताओं के पाला बदलने की अटकलों के बीच यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया चीन दौरे के तुरंत बाद रूस ने बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 और 20 मई को चीन की आधिकारिक यात्रा करेंगे। इस दौरान पुतिन और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दोनों देशों के बीच एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। पुतिन चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग से भी मुलाकात करेंगे, जहाँ आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को लेकर बातचीत होगी। माना जा रहा है इस बैठक में यूक्रेन युद्ध, अमेरिका चीन संबंध और वैश्विक शक्ति संतुलन जैसे अहम मुद्दों पर रणनीति बनाई जा सकती है। रूस और चीन के बीच पिछले कुछ वर्षों से रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं और यह दौरा उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। भारत नेपाल सीमा पर बीते दिनों लागू किए गए कड़े कस्टम नियमों के आम नागरिकों और छोटे व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल नेपाल सरकार द्वारा 100 रुपए से अधिक के दैनिक उपयोग के सामान पर भी कस्टम शुल्क वसूला जा रहा है, जिससे सीमा पर विवाद की स्थिति बन रही थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए अधिवक्ताओं ने नेपाल सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अंतरिम राहत प्रदान की। न्यायाधीश हरिप्रसाद कुयाल और टेक प्रसाद रुंगाना की संयुक्त पीठ ने आदेश दिया है कि अंतिम निर्णय आने तक दैनिक उपयोग के सामान पर कोई कस्टम शुल्क नहीं वसूला जाएगा। अदालत ने साफ कहा कि इस तरह की सख्ती आम लोगों के लिए अनुचित है। इस फैसले के बाद सीमा पर तनाव कम होने और व्यापारिक गतिविधियों में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। आज के समाचार यहीं तक। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP News, आपकी आवाज।